4 जून को है लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम और आज दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में जानेंगे हम कि कहां तक पहुंचा है मतगणना की तैयारियों का मुकाम। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज दूरदर्शन न्यूज उत्तराखंड के स्टूडियो में उपस्थित हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम बनकर हमारे खास मेहमान। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार सर। नमस्कार जी। DD न्यूज उत्तराखंड के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सर, सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि आप मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड हैं, तो जब आपको ये जिम्मेदारी दी गई थी तो कैसा आपने महसूस किया? मैं यहाँ पर इस पोस्ट में मार्च 1 तारीख से यहाँ पर आया हूँ जी। जिस समय से मैं यहाँ पर चार्ज लिया हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जी। क्योंकि हम लोग चुनाव हमारी देखरेख में होती है। जो माननीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देश को हम लोग ज़मीन पर उतारते हैं एज इट इज़, और पूरा हमारे देश का जो प्रजातंत्र है उसका हम लोग एक मूल स्तंभ होता है। ये जिम्मेदारी हमको माननीय निर्वाचन आयोग ने एवं राज्य सरकार ने हमको ये सौंपा है। मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ माननीय निर्वाचन आयोग को, मुझे जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होता है यहाँ पर काम करने का, और हमने इस जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छा निभाया है। मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ इस काम से। जी। तो सर, क्योंकि दूर दराज की यदि बात करें तो बहुत ज़्यादा जागरूकता के कार्यक्रम चलाए गए, अभियान चलाए गए। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स की हम बात करें तो बहुत ही खासा उत्साह उनमें देखने को मिला। तो फिर आप किस प्रकार से आप इसको श्रेय देना चाहते हैं कि बहुत अच्छे से हमारा ये जो चुनाव का जो जश्न है, जो त्यौहार है, वो बहुत अच्छे से व्यतीत हुआ और अब 4 जून आने को ही है, तो आपका क्या मत है सर? इस बार हमने उत्तराखंड के लिए, जैसा बहुत सारी स्टेट्स में चैलेंज होता है लॉ एंड ऑर्डर का, और हमारे उत्तराखंड में चैलेंज है वोटर्स को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने का। हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि पोलिंग बूथ्स दूर है, गांव से थोड़ा दूर है, थोड़ा बुजुर्ग लोगों को चलने में दिक्कत होता है, थोड़ा यंग वोटर्स है, वो देहरादून में पढ़ रहे हैं, उनका वोट है। ये सारी चैलेंजेस को हमने एक चुनौती रूप में हमने लिया है। चुनाव तो पूरा प्रदेश का था, लेकिन हमारे लिए चुनौती था कि मतदान वोट डालने लोगों को हम कैसा बूथ पे लेके आए, इसको हमने चैलेंज लिया है। और प्राय ये देखा गया है कि उत्तराखंड में पोलिंग परसेंटेज हमारे बाहर वाले राज्यों की तुलना में हमेशा थोड़ा कम रही है। ये भी इस बार हमारे लिए चुनौती थी कि हम पोलिंग परसेंटेज को कैसा बढ़ा दिया जाए। हमने काफ़ी अच्छा इस प्रयास के साथ हमने हमारी मुहिम शुरू किया था। हमारे बूथ लेवल ऑफिसर से शुरू करके मुख्य निर्वाचन अधिकारी ऑफिस तक एक एक एम्प्लॉई ने इस काम में हमने लगाया है। हमने लगभग पहली बार, ये एक पूरा इंडिया के इतिहास में पहली बार हुआ है कि हमने 63 लाख लोगों से हमने शपथ दिलाया है, हाँ, कि हम निष्पक्ष वोट डालेंगे। जब भी वो लोग वोट करेंगे वो निष्पक्ष वोट करेंगे करके 63 लाख लोगों ने, रिकॉर्ड है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ है कि 63 लाख लोगों ने वोट किया है करके। उसके बाद हमारा जहाँ नव युवा वोटर्स के बारे में आपने बोला है, यहाँ तक उत्तराखंड में हमारे युवा, हमारी राज्य की भविष्य है, फ्यूचर है, ये लोग बहुत अच्छा रुचि लिया है। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। हमने जहाँ जहाँ पर इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स कॉलेजेस में चलाई है और तमाम मेहंदी कंपटीशन में बच्चों ने काफ़ी उत्साह दिखाया है। लगभग हमने 1000 मेहंदी कंपटीशन और रंगोली कंपटीशन किया है। क्विज़ हमारा लगभग 10,000 क्विज़ कॉम्पिटिशन्स हुए हैं। तमाम टाइप की, इस वजह से हमारा यूथ में इस बार पोलिंग परसेंटेज, अभी मैं खुद ही पोलिंग बूथ्स काफ़ी देखा हूँ, पहले 2 घंटे में काफ़ी वोट डालने के लिए आया है। बहुत खूब सर। और सर, अब मतगणना की तैयारियों की यदि बात करें तो हमारे उत्तराखंड राज्य में किस प्रकार से ये तैयारियां चल रही हैं सर? 4 जून को, जैसा आपने पहले बताया है, ये हमारी पूरा देश के लिए और मुख्यतः उत्तराखंड के लिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर, पूरा प्रदेश के सब लोग बहुत ही उत्कंठ और एक्साइटमेंट के साथ इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं खुद ही पर्सनली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा पहला, एज ए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के तौर पर मेरा पहला काउंटिंग हो रहा है। और पहले हमने रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर एक काम किया था 2014 में। तब की और अब की परिस्थिति में बहुत अंतर आया है। 10 साल में माननीय चुनाव आयोग ने इतने सारी दिशा निर्देश और IT सिस्टम्स एनेबल्स किया है, अब परिस्थिति में काफ़ी बदलाव आ गया है। हमने इसके लिए पूरा तैयारी कर लिया है और उम्मीद है कि हम 4 बजे तक हम सारी कैंडिडेट्स का रिजल्ट हम एक्यूरेटली डिक्लेयर करें। जी पुरुषोत्तम जी, हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल समय हो चला है DD न्यूज़ उत्तराखंड की एक खास रिपोर्ट का।
विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की संघीय सरकार प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर चुनाव के माध्यम से चुनी जाती है। देश के नागरिक इस चुनावी प्रक्रिया में सीधे तौर पर भाग लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश में नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को प्राप्त है। चुनाव आयोजित करने और चुनाव के बाद के विवादों से संबंधित सभी विषयों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया में लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी एक स्वस्थ लोकतंत्र की कुंजी है। इसलिए मतदाता की किसी भी लोकतांत्रिक चुनाव में केंद्रीय भूमिका है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और सहभागितापूर्ण चुनावों से ही हमारा लोकतंत्र बहुत से दृष्टिकोण से विश्व में सबसे ऊर्जावान बना है। 5 लोकसभा सीटों पर 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाता कर चुके हैं। इस बार के चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले मतदाता सबसे ज्यादा खुश नजर आए। मतदान होने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां जीत का दावा करती नजर आई। 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसके तहत अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जहां अधिकारियों को मतगणना के तय नियमों की जानकारी दी जा रही है। वहीं वोटों की गणना के लिए 28 मई से नोडल अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जबकि 30 मई यानी आज से जिलों के अधिकारियों का प्रशिक्षण भी शुरू हो जाएगा। 2 जून को चुनाव पर्यवेक्षक उत्तराखंड पहुंचेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की मतगणना त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे के अंदर होगी, जिसमें सबसे भीतर सीआरपीएफ सुरक्षा और उसके बाद पीएससी की सुरक्षा, फिर सबसे बाहरी सुरक्षा घेरा राज्य पुलिस का होगा। इस त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे के भीतर बिना जांच के प्रवेश करना संभव नहीं है। इस संबंध में पूरी जानकारी मतगणना केंद्रों में टीवी स्क्रीन पर दर्शाई जाएगी कि किस तरह से आपको इस त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे का पालन करना है। मतगणना केंद्र पर तैनात सभी कर्मचारियों और एजेंट की जानकारी सभी राजनीतिक दलों को प्रेषित कर दी जाएगी। वास्तव में चुनाव प्रबंधन भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। डीडी न्यूज उत्तराखंड की इस खास रिपोर्ट के बाद पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। चर्चा चल रही है मतगणना की तैयारी विषय पर, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम। तो आइए उनसे अपनी चर्चा जारी रखते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बहुत अहम भूमिका रहती है, तो क्या अभिनव पहल आप द्वारा की गई है इस चुनाव को लेकर? इस बार माननीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जैसा हमने बताया था कि पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना चाहिए, हमने ये देखा गया है कि पहले इलेक्शंस में यहाँ पर जो हमारा चुनाव में जो लोग काम करते हैं उनसे पोलिंग नहीं हो पाता है। ये एक बहुत ही अजीब टाइप की विडंबना की स्थिति है। जो लोग चुनाव में ही काम करते हैं, लगभग हमारा 94,000 लोग पूरा चुनाव में एग्जैक्टली लगे रहते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर से शुरू होकर सब लोग तक, बट उसमें काफ़ी हद तक पोलिंग नहीं हो पाता। जैसा पहले इलेक्शंस में हमने देखा गया, सिर्फ मात्र 50% ही इस 94,000 में, सिर्फ 2022 के इलेक्शन हम ले लें, असेंबली इलेक्शन में सिर्फ 45,000 लोग ही वोट डाल पाया है। इस बार हमने एज ए चैलेंज के रूप में लिया है। इस बार हमने ये सुनिश्चित किया है कि ये जो लगभग 94,000 जो पोलिंग पर्सनल है, इसमें 80,000 तक, मतलब ऑलमोस्ट 80% लोगों ने इस बार हमारे जो चुनाव एम्प्लॉयज़ से जो काम में लगे वो लोग वोट डाला है। इस बार दूसरा अभिनव पहल है, हमेशा ड्राइवर और क्लीनर्स लगभग 12,000 लोग लगते हैं काम में, इनका आज तक वोट कभी नहीं पड़ा है। इस बार हमने पूरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की सहयोग से, मैं सचिव ट्रांसपोर्ट को विशेष आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने बहुत सहयोग दिया है। ये जो 12,000 लोगों में इस बार 10,000 लोगों ने, ड्राइवर्स और क्लीनर्स ने वोट डाला है। और पहली बार, इससे पहले ड्राइवर्स क्लीनर्स को कभी उनके लिए मानदेय नहीं मिलता था, इस बार हमने मानदेय भी दिया है। इस बार एक और अभिनव पहल दिया है कि हमने एक बूथ हेल्थ मैनेजमेंट प्लान बनाया है। पहले क्या होता था, किसी बूथ में अगर कोई दिक्कत आई, किसी वोटर को दिक्कत आई या प्रिसाइडिंग स्टाफ को दिक्कत आई, वो फिर सेक्टर मजिस्ट्रेट को कॉल करता, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, फिर वो एसडीएम से फिर वापस, फिर उनको वहाँ से गाड़ी आता था ले जाने के लिए। उस टाइप का बहुत लंबी प्रक्रिया थी। इस प्रक्रिया को हमने तोड़ के बहुत ही सिंपल प्रक्रिया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हर बूथ को हमने एक पैम्पलेट दिया है, उसमें नियरेस्ट हॉस्पिटल का डॉक्टर का नाम विथ फ़ोन नंबर, और वो भी अगर गंभीर बीमारी है तो सेकेंडरी हॉस्पिटल कहाँ पर है, कितना दूर है वहाँ से, और कौन गाड़ी आपको ले जाएंगे, ये सारी प्लान हमने बना के दिया है। इस वजह से इस बार बूथ पर एक कैजुअलिटी भी नहीं हुआ है। क्या बात है। ये एक अभिनव पहल ये रही है। और बूथ इस बार टर्नआउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान हमने एक बनाया था, उसमें हमने ये देखा गया कि
कितने वोटर्स उस बूथ के पास रहते हैं और कितने वोटर्स उस ज़िले के अंदर ही रहते हैं, सो दैट उस दिन हमको बुलाने में आसानी रहेगी। और हमारी जो आंकड़े जो कहता है लगभग उत्तराखंड में 80% लोग बूथ के अंदर और बूथ के आसपास ही रहता है। सो अगर उनको हम अच्छे बुला लेंगे तो हम अच्छे पोलिंग प्रतिशत लेके आ सकता है। ये हमने अभिनव पहल इस बार किया है और आने वाले चुनाव ये क्योंकि ये पहली बार किया है, इसमें थोड़ी सी कमी रही, आगे वाले चुनाव में इसको और अच्छा बेहतर हम करेंगे। बिल्कुल सर। और महिलाओं की यदि बात करें सर तो उनका भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखने को मिला इस बार, क्या कहना चाहेंगे आप? सो महिलाओं का यहाँ पर ऑलमोस्ट उत्तराखंड में अभी फिगर्स तो बाहर जून 4 को ही आएगा कितने बड़ा है, बट ऑलमोस्ट 3 to 4% पुरुषों से ज़्यादा यहाँ पर महिलाओं की मतदान उत्तराखंड में हुआ है। और ये हमारी नारी शक्तियों को मैं साधुवाद व्यक्त करता हूँ, हमेशा काफ़ी एक्टिव यहाँ पर रहे हैं, वो यहाँ पर पोलिंग में भी दिखा है जी। और सर यदि मतगणना की बात करें तो क्या वो प्रोसेस होता है, किस तरीके से ये मतगणना की जाती है, और इसके बारे में मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। सो मतगणना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। जून 4 तारीख को ये डिक्लेयर होगा। रूल 51 के अनुसार सबसे पहला स्टेप है, रूल 51 के अनुसार कैंडिडेट्स को बताएंगे कि कहाँ पर मतगणना होगी, कहाँ पर, जैसे ईवीएम्स हम किस स्ट्रांग रूम पे रखा है, फिर वहाँ से किस हॉल पे काउंटिंग होगी, ये सारी चीज़ हम पहले ही 1 सप्ताह पहले कैंडिडेट्स को हम बताते हैं। सेकंड स्टेज आता है हमारी पोलिंग पर्सनल की नियुक्ति, जो काउंटिंग पर्सनल की नियुक्ति। इस चुनाव में लगभग 3500 लोग चुनाव में ड्यूटी में लगेगी काउंटिंग में। सो और ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। जैसा अगर मान लीजिए मेरा काउंटिंग एजेंट में ड्यूटी लगी है, मुझे आज की तारीख में पता नहीं है कि मैं कहाँ पर जाके काउंटिंग करूँगा और किस विधानसभा की काउंटिंग करूँगा और किस टेबल पे किस ईवीएम का काउंटिंग करूँगा, मुझे बिल्कुल ही पता नहीं रहेगा। ये तब तक पता नहीं रहेगा जिस समय में वहाँ पर काउंटिंग के दिन सुबह 5 बजे फाइनल रैंडमाइजेशन होता है। 5 बजे मतलब 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी। सो 6 बजे कर्मचारी को पता चलेगा कि मैं कौन सी टेबल पे जा रहा हूँ, मैं कहाँ पर किस विधानसभा का मैं काउंटिंग करूंगा। सो प्रक्रिया इतना फुल प्रूफ प्रक्रिया है जी। और उन लोगों का ट्रेनिंग अभी लगातार चल रही है। हम 3 to 4 राउंड्स हम ट्रेनिंग देंगे और उस दिन फुल प्रूफ IT सिस्टम है। सो जो चुनाव रिजल्ट अभी वोटर हेल्पलाइन एक ऐप है, मैं अभी आगे विस्तृत रूप में बताऊंगा। तो उस ऐप के सबको कॉमन इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बिल्कुल। और सर पूछना चाहेंगे कि जब ये मतगणना होती है तो उसमें जो 3 लेयर प्रूफिंग की आपने बात की है, तो वो जो सुरक्षा का आपने इंतज़ाम किया है, तो ताकि कुछ भी चीज़ कुछ भी गलत ना हो, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे किस प्रकार से जो 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी जो आपने लगाई उसमें क्या है सर? सो उत्तराखंड हमेशा, मेरा यहाँ पर 20 साल की सर्विस हो गया है जी सर। उत्तराखंड एक बहुत ही शांतिपूर्ण राज्य है। ये हमको चुनाव का दिन भी देखने को मिला है। पूरा मैं सारी उत्तराखंड की जनता को आभार व्यक्त करता हूँ। एक घटना भी लॉ एंड ऑर्डर का हमको देखने को नहीं मिला। सो ये बहुत ही अच्छी बात है। बट ऐसा नहीं है कि हम कॉम्प्लेसेंट नहीं है, हम लोग शांतिपूर्वक स्टेट है, बट फिर भी हमारा इंतज़ाम फुल प्रूफ रहेगा। हम 3 टायर सिक्योरिटी करेंगे। जहाँ जहाँ पर काउंटिंग हो रहे हैं, 13 जिलों में काउंटिंग हो रही है और हर ज़िले में 3 टायर सिक्योरिटी, मतलब काउंटिंग जहाँ पर हो रहा है उसका 100 मीटर 200 मीटर की दूर पर पहला टायर शुरू होता है, जहाँ पर स्टेट पुलिस फोर्स सबको चेक करके अंदर भेजेंगे। उसके बाद सेकंड टायर की सिक्योरिटी शुरू होती है, ये हमारी PAC है, वो लोग वहाँ पर रहेंगे। थर्ड टायर सिक्योरिटी है जहाँ पर काउंटिंग होगी, यहाँ पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स रहेंगे। सो बिल्कुल ये हम लोग किसी को भी नहीं जानता है। सो ये लोग फुल प्रूफ, किसी को भी अनाधिकृत एंट्री है तो उसको रोकेंगे, जिसके पास पास होगा उसी को अंदर जाने देंगे। वो सारी इन लोगों को भी हमने ट्रेनिंग और ब्रीफिंग कर दिया गया है। पुरुषोत्तम जी, ये कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि मतगणना के दौरान कोई भी गड़बड़ी ना हो? सिक्योरिटी तो एक अलग मामला हो गया, लेकिन एट द लास्ट आवर या कुछ भी हो, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, कुछ टेक्निकल एरर ना आ जाए, तो उसके लिए क्या प्लान भी आप लोगों ने सोच के रखा है? देखिए, हमारा तो प्लान भी नहीं है, हमारा तो प्लान ये है, मैं इसे दावे के साथ कह रहा हूँ प्लान ये है क्योंकि चुनाव से शुरू होके आखिरी तक, काउंटिंग तक, ये प्रोसेस सारी कैंडिडेट्स की निगरानी में है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि मैं अलग से कर रहा हूँ और कैंडिडेट को एक एक चीज़ पता नहीं है। आज की तारीख में हमारा EVM स्ट्रांग रूम में बंद है जी। वहाँ पर कैंडिडेट्स और उनकी एजेंट्स 24 आवर्स बैठ के देख सकते हैं
कि और कोई अधिकार नहीं है कि स्ट्रांग रूम के अंदर जाए, क्योंकि जिस दिन सील अप्रैल 19 को हमारे चुनाव खत्म हुआ था उस दिन हमने स्ट्रांग रूम्स बंद किया है और आज तक कोई उसका स्ट्रांग रूम को नहीं खोला गया है और उनकी कैंडिडेट्स की निगरानी में है। दूसरी बात है, जिस दिन काउंटिंग होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सो काउंटिंग एजेंट होता है जो पार्टी की तरफ से, हर पार्टी की तरफ से एक काउंटिंग एजेंट नियुक्त होता है। उनकी निगरानी में एक एक ईवीएम की काउंटिंग, एक एक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होती है। और दूसरा एक 17C, एक हम लोग जिस दिन चुनाव कंप्लीट होता है, एक हर पार्टी की कैंडिडेट जो एजेंट होता है, पोलिंग एजेंट हम बोलते हैं, उनको हम देते हैं। सो वो उस दिन लेके आएगा। सबसे पहले ईवीएम जैसे ही खोलते ही उससे टैली होता है कितने वोट्स वहाँ पर पड़ी, जिस दिन पोलिंग जितना हुआ है, और जब ईवीएम ने दबाया सबसे पहले टोटल वोट्स पोल दिखाएगा। ये दोनों मैच होगा। तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है कि जब जैसे मैच होगा तब आगे की प्रक्रिया बढ़ती है, फिर रिजल्ट एक एक करके निकलते हैं। इसके बाद और महत्वपूर्ण जो चीज़ बताता हूँ वो है वीवीपैट जी। सो हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का, हमारे पास 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से और 5 बूथों का वीवीपैट खोल के उसकी मतगणना अलग से की जाएगी। सो इतने सारी फुल प्रूफ मैकेनिज्म में किसी भी टाइप की गड़बड़ी होने की कोई अंदाज़ा नहीं, स्कोप नहीं। मैं तो यही कहूँगा 0.0000% एरर की स्कोप है इसमें। और बिल्कुल वीडियोग्राफी भी की जाएगी और इसमें सब चीज़, एवरीथिंग इज अंडर वीडियोग्राफी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं पूरा उत्तराखंड के लिए। 70 कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए लगभग 25 प्रेक्षक बाहर से आ रहे हैं। कोई उत्तराखंड से कोई नहीं है, ये सब लोग बाहर से आ रहे हैं। और हर टेबल पे एक माइक्रो ऑब्जर्वर बैठता है, वो सेंट्रल बैंक की एम्प्लॉय होगा, जिससे राज्य सरकार का कोई लेने देना नहीं होता है। वो भी एक अलग से नोट करते रहते हैं कि कितना हुआ है करके। सो मैं तो जैसे बताया कि इसमें तो 0.000% एरर की कोई स्कोप नहीं है, इसलिए हम सिर्फ प्लान ये के लिए हम स्टिक कर रहे हैं। जो आयोग जो डायरेक्शन दिया वो फुल प्रूफ हम स्टिक करेंगे। बहुत खूब मुख्य निर्वाचन अधिकारी आप हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आपने बहुत ही एक प्रॉपर प्लानिंग से आपने ये मतगणना आयोजित की जाएगी। पूछना चाहेंगे पुरुषोत्तम जी कि कुल कितने मतदाताओं ने, कितने प्रतिशत मतदाताओं ने इस बार मतदान किया होगा? सो उत्तराखंड में इस बार काफ़ी अच्छा देखने को मिला है पोलिंग परसेंटेज। सो 57.22%, लगभग 46 लाख लोगों ने उतनी गर्मी में, सो अप्रैल 19 जैसा आज की तारीख में गर्मी पड़ रही है उसी अंदाज से उस दिन भी गर्मी पड़ी थी, उतना गर्मी में लोग बाहर आके वोट डाला है। जी, वो तो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और अगर हम विभिन्न आयु की बात करें, वर्गों की बात करें, भौगोलिक क्षेत्रों की बात करें, तो किस हिसाब से हम ये विश्लेषण कर सकते हैं कि मतदाताओं ने मत दिया होगा? अगर हम उनके लिंग की बात करें या दूर दराज के क्षेत्रों की बात करें, तो वो आपके अनुसार क्या रहेगा, खास तौर पे दूर दराज के क्षेत्रों की? मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। माननीय चुनाव आयोग की निर्देश है कि इस बार 85+ और हमारे सम्मानित दिव्यांगजन वोटर्स है, उनको हम घर घर जाके वोटिंग दिलाए हैं। ये हमारे जिला निर्वाचन अधिकारियों ने बहुत ही अच्छा काम किया है 13 जिलों में। इस बार लगभग 12,000 लोगों ने इसका फैसिलिटी, इसका उपभोग किया है और इनकी वोट्स हम पोस्टल बैलेट में गिनती करेंगे। और जैसा पहले भी बताया था, यहाँ पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर काफ़ी उत्साह के साथ पोलिंग में शामिल हुए हैं। जी, पुरुषोत्तम जी पूछना चाहेंगे कि राज्य के किन किन जनपदों में मतगणना हो रही है और कितनी विधानसभा इसमें इन्वॉल्व हैं? सो राज्य में टोटल 70 विधानसभा है। सो ये हमारी 13 जनपदों में उनके मुख्यालय में काउंटिंग होगी। बट रिजल्ट डिक्लेयर, क्योंकि पार्लियामेंट के लिए रिजल्ट डिक्लेयर हो रही है कैंडिडेट्स का। सो ये 5 रिटर्निंग ऑफिसर है, जैसा देहरादून है, टेरी गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी के देहरादून से रिजल्ट डिक्लेयर होगी, अल्मोड़ा का अल्मोड़ा से होगी, और गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी का पौड़ी गढ़वाल से होगी, और हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूंसी का हरिद्वार से होगी, और नैनीताल उधम सिंह नगर कॉन्स्टिट्यूंसी का उधम सिंह नगर जिले की जिला निर्वाचन अधिकारी, ये 5 ने वहाँ से रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। जी, और पूछना चाहेंगे आपसे कि क्या चुनाव के दौरान कितनी शिकायतें आपको प्राप्त हुई और उन शिकायतों का किस प्रकार से आपने निवारण किया? सो यहाँ पर हमको उत्तराखंड में तो सारी जनता को बधाई देना चाहूँगा। ये आई डोंट नो इसके लिए बधाई देना चाहिए, क्या देना चाहिए। हम उत्तराखंड पूरा इंडिया में जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट वायलेशंस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐप, भारत निर्वाचन आयोग ने एक ऐप बनाया है, वो सी विजिल बोलते हैं। मतलब जो भी जागरूक जनता है उसमें डाल सकता है कि साहब यहाँ पर आचार संहिता के उल्लंघन हो रहे हैं, आप आके देखिएगा करके। और एम्प्लॉय भी है, मतलब मैं अगर एम्प्लॉय में रोड पे जा रहा हूँ, मुझे दिखा है कि यहाँ पर आचार संहिता के उल्लंघन हो रहे हैं, मैं भी उसमें डाल सकता हूँ। इसमें हम पूरा इंडिया में 21,000 शिकायतें लोगों ने डाला है।
और उसका निस्तारण भी हमने लगभग 95% हमने किया है। सो इसमें पूरे देश में अव्वल रहे हैं। और जहाँ तक रिटन कंप्लेंट्स की बात है, वो लगभग हमारे पास 21 शिकायतें आई है। उसके हमने जांच करने के बाद 15 हमने पाए गए कि ये वास्तव में संगीन, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा एमसीसी का वायलेशन हुआ। सो 15 चीज़ों में हमने एफआईआर दर्ज करवाया है। जी, पुरुषोत्तम जी, क्या आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है? यदि हाँ, तो क्या कार्रवाई की गई है? कार्रवाई तो, क्योंकि जब एफआईआर दर्ज होती है तो धीरे धीरे ये होती है। हमारे पास जो मैक्सिमम शिकायतें आके कोई झंडे मेरा घर पे लगा दिया है बिना मेरी परमिशन से, तो उस समय झंडे हटवा दिया, होर्डिंग लगवा दिया है, और पुराने सरकार की अचीवमेंट्स का कोई योजना वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। सो वो सब चीज़ जो हटना था, जो पहले नहीं हटा पाए तो उस समय शिकायत के रूप में आया था, हमने तुरंत उसको हटवा दिया है। और अमूमन देखा गया है कि चुनावी जब लहर चलती है तो शराब की बात करें या मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, वो काफ़ी आम दिखता है। तो क्या हमारे राज्य में भी क्या ऐसा कुछ हुआ है? तो इस बार पिछले चुनाव की तुलना में जैसे पिछले चुनाव में लगभग 10 करोड़ रुपए जब्त किया गया है 2019 के चुनाव में, इस बार हम देखेंगे तो लगभग 18 करोड़ रुपए हमने जब्त किया है। और माननीय निर्वाचन आयोग ने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है, एक्सपेंडिचर सीजर मैनेजमेंट सिस्टम, ESMS बोलते हैं। उस वजह से हमको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। पहले क्या था, डबल रिपोर्टिंग होता था। इस बार वो डबल रिपोर्टिंग से हम बच गए हैं और सबको जिम्मेदारी पता था कि किसको क्या क्या काम करना है। उस वजह से काफ़ी बड़ी मात्रा में हमने सीजर किया है। जी, और सर अभी आपने वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन के बारे में भी बात की थी, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को पूरी तरीके से बताएं कि क्या ये एप्लीकेशन है, इसका यूज़ क्या है, किस प्रकार से आम जनता भी इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकती है। जैसा आप देखेंगे, जिस दिन काउंटिंग होता है, सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होता है, 8:30 बजे से EVM शुरू होता है, पहले पोस्टल बैलेट शुरू होता है। सब लोग टीवी ऑन करके बैठते हैं देखने के लिए कि क्या कौन लीड कर रहा है, कौन ये कर रहा है, हमने जिसको वोट दिया वो जीत रहा है कि नहीं जीत रहा। काफ़ी लोगों में उत्कंठ रहता है, एक्साइटमेंट रहता है, स्वाभाविक है। माननीय निर्वाचन आयोग ने एक बहुत अच्छा ऐप डेवलप किया है, ये वोटर हेल्पलाइन ऐप है। उसमें बिल्कुल एकदम डायनेमिक, मतलब इस बार टीवी के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है लोगों को, जहाँ पर भी हो वो मोबाइल के अंदर ऐप खोले, ऐप खोल के उसके अंदर जो रिज़ल्ट दिखेगा वो आम जनता के सामने भी है। ऐसा नहीं कि मेरे पास 10 मिनट पहले, आधा घंटे पहले मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आ गया, वो आधा घंटे के बाद जनता को पता चल रहा है। जो मुझे पता चल रहा है वो आम जनता को भी सबको पता चल रहा है। ये बहुत ही अच्छा ऐप है और सब लोग डाउनलोड करिए। ये बहुत ही, इसमें नॉट ओनली फॉर रिज़ल्ट के बारे में तमाम चीज़ें हैं, एपिक के बारे में है, आपकी वोटर लिस्ट में नाम कहाँ पर है, सब चीज़ बहुत सारी इसमें फीचर्स है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए। जी, क्योंकि आप मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड पुरुषोत्तम जी, तो काफ़ी दिक्कतें आपको लगी होंगी जब आपने लास्ट व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति तक आपने पहुंचना चाहा होगा कि सभी का वोटर ID कार्ड बने, तो उसके लिए भी काफ़ी सारी मुहिम चलाई गई थी। तो उस प्रक्रिया में क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े थे? तो उत्तराखंड में लगभग 99.5% लोगों के पास वोटर ID है। माननीय निर्वाचन आयोग ने एक नया कार्ड लेके आया था। वो कार्ड हमने इस बार काफ़ी व्यापक रूप में हमने लोगों को बंटवाया है। वोटर एपिक कार्ड से संबंधित कोई चैलेंज हमको नज़र में नहीं आया है। इस बार, पहले 10 साल पहले ये चैलेंजेस होती थी, इस बार काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन हो गया प्रोसेस। जैसे हमारा हर बूथ में एक बूथ लेवल ऑफिसर है, BLO है, वो नियुक्त है। उनको पता है कि उनके अंतर्गत लगभग 100 मतलब 200 या 300 परिवार की घर की उनके पास जिम्मेदारी रहती है। वहाँ पर जाके उन लोगों को एपिक बांटना और वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप बांटना और वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, सब उनका काम है। काफ़ी उन लोगों ने अच्छा काम किया है। जी, पूछना चाहेंगे आपसे कि ये जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है, इसको पूरी तरीके से पारदर्शी ये रहे और सुचारू रहे, इसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज आपने फॉलो करी हैं? हमारा मेन स्ट्रैटेजी है और एक ही काफ़ी टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी है जी, वो है कंटिन्यूस संवाद पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। हमने कोई मतलब कुछ जनपदों में पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स यहाँ तक बोल दिया गया है कि हमको इतने बार मत बुलाइए, ठीक है। हमने हमेशा संवाद बना के रखा उन लोगों के साथ, और छोटी सी भी कोई भी समस्या हो हमने तुरंत अटेंड किया है। हमारा सारे जिलाधिकारी काफ़ी प्रोएक्टिव है। माननीय निर्वाचन आयोग का निर्देश था कि हर 3 दिन में एक बार DM को और SP को जाके निरीक्षण करना है स्ट्रांग रूम को, बट हमारे DMs ने बढ़ चढ़कर हर रोज गया स्ट्रांग रूम की निरीक्षण करने के लिए। इस टाइप का, सो दैट हमने काफ़ी प्रोएक्टिव रहा है, सो दैट इस बार
किसी टाइप का परेशानी किसी को ना आए करके। पुरुषोत्तम जी, स्ट्रांग रूम की बात आपने कही, तो इसका बहुत अहम रोल होता है चुनाव में, इसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप हमारे जनता को बताएं। तो स्ट्रांग रूम है, ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है। जो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो होती है, सब लोगों ने, आप लोगों ने जाके बटन दबाए होंगे जिस दिन जो चुनाव हुआ है, और एक पर्चा भी वीवीपैट में आपने भी देखा होंगे, एक पर्चा गिरते हुए। सो ये दोनों हम लोग स्ट्रांग रूम में रखते हैं। ये जहाँ जहाँ पर मतगणना होती है उसके मुश्किल से 50 मीटर 100 मीटर के अंतर्गत रहता है, क्योंकि उसको लेके वहाँ पर भी आके काउंटिंग करना है। और इसमें बैटरी ये सब चीज़ जिंदा रहता है जितना भी टाइम के लिए है। सो काफ़ी ये अच्छी सिस्टम, मुझे तो ये काम करते हुए काफ़ी अच्छा खुशी नज़र आती है, क्योंकि और ये फुल प्रूफ सिस्टम है। पहले क्या था, बैलेट पेपर में बहुत ही दिक्कतें आती थी कि ये वोट का मोहर ऊपर लगाए नीचे लगाए, उसी में लड़ाई होती थी, और 5-6 दिन लगातार काउंटिंग चलता था। मैं जब पहले सर्विस ज्वाइन किया था, BDO बादराबाद था, वहाँ पर पंचायत इलेक्शंस हो रही थी। सो मुझे अभी याद है, BDO के रूप में मैंने उस समय काउंटिंग करवा रहा था। मुझे 4 दिन मुझे सोने का, मतलब मैं सो नहीं पाया मैंने, क्योंकि वो बैलेट पेपर उतना गिनती लंबा, 2 लाख वोटर्स थे। तो मुझे 4 दिन लगा है। सो अब हमारी EVM से मैं, अब EVM का रिजल्ट 1 बजे तक मेरा ख़त्म हो जाएगा, पोस्टल बैलेट का 3 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। अब मैं 4 बजे तक रिजल्ट डिक्लेयर करने की पोजीशन में हूँ आज की तारीख में। सर, क्या आपको लगता है कि कुछ लूप होल्स रह चुके हैं इस वाली प्रक्रिया में, जो कि आने वाले भविष्य में आप सुधार करना चाहेंगे? तो मैं आपको जैसे पहले बताया है, इसमें किसी भी टाइप का कोई लूप होल बिल्कुल है ही नहीं है। और जो भी सुधार है, जैसे मैंने पहले बताया, 2014 में मैं RO था, और अब एज मुख्य निर्वाचन अधिकारी देख रहा हूँ, माननीय निर्वाचन आयोग ने इतने सुधार किया है। सो किसी भी टाइप के एरर का कोई स्कोप नहीं है। हमारे पास हर चीज़ का एक चेकलिस्ट अवेलेबल है। हमको तो सिर्फ ये काम करना है, टिक करना है, काम करना है, टिक करना है, सो दैट कोई भी कर्मचारी नीचे लेवल तक कोई भूलने का कोई स्कोप नहीं है। जी, पुरुषोत्तम जी, आपसे बात करके बहुत आनंद आया, और मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी हमारा ये खास कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि बस अब 4 जून आने ही वाली है तारीख, और हम सभी चाहते हैं जिसको हमने मत दिया है वो व्यक्ति ये भार संभाले और नेतृत्व करे। चलते चलते कहना चाहूँगी कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही चमकता है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ पुनः हमारे आज के खास मेहमान डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम जी का बहुत बहुत धन्यवाद DD न्यूज़ उत्तराखंड स्टूडियो में पधारने के लिए। नमस्कार। थैंक यू।